वेलकम टू सुपर बड़ी चैनल और सुपर बड़ी चैनल प्रेजेंट्स इंटरस्टेलर मूवी फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इंटरस्टेलर मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, ब्लैक होल, वार्म होल, ग्रेविटी, इन सब चीजों को समझाया गया है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसकी चारों तरफ इस मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, लेकिन अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की ज़रूरत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया भूख से जूझ रही थी। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया था और 3 साल पहले ओकरा और बाकी की सारी खाने की चीज़ों पर उगना बंद हो चुके थे। कूपर के 2 बच्चे हैं, एक मॉर्फ जिसका साइंस में वो बहुत ही बेहतरीन है और वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, और उसका दूसरा बेटा यानी कि टॉम जो कि पढ़ाई में एवरेज है। और मॉर्फ जिस कमरे में सोती है वहाँ पर बुक शेल्फ्स है जिसमें कई सारी बुक्स रखी हुई है और बार बार वहाँ से बुक्स गिरती जाती है। और मॉर्फ अपने पिता को ये भी कह चुकी है कि उसके कमरे में भूत है और उसे ऐसे लगता है कि उसका पिता ही भूत है, और उसने ये उसे कह भी दिया है। लेकिन कूपर इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और ये कहता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। और तभी मार्फ उसे कहती है कि विज्ञान का मतलब आप ही ने हमें समझाया है कि हम जिस चीज को हम समझ नहीं पाते, यही साइंस का मतलब होता है। कूपर बोलता है ठीक है, तुम अगर घोस्ट और साइंस को मिलाना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय उसे ऑब्जर्व करो और फिर उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार सभी बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है तूफान के आने का। धरती पर अब धूल भरी तूफान आना एक आम बात हो चुकी है और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सभी अपने अपने घर पर मास्क लगाकर चले जाते हैं। और जब कूपर अपने घर पहुंचता है तब पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है और मॉर्फ्स के कमरे में धूल से लाइनें बनी हुई होती है। तभी मॉर्फ उनसे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि कोई गोश्त हमसे कोई बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बहुत अच्छे से देखता है और फिर मॉर्स को कहता है कि तुम आज अपने भाई यानी टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वही रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात यही सोचने लगता है कि ये लाइन कैसे बनी और बुक्स अपने आप कैसे गिर जाती है। और फिर सुबह होती है और मर्फ अपने कमरे में आती है और वो तब देखती है कि उसके पिता भी वही बैठे हैं और धूल की लाइनों को देख रहे हैं। तभी कूपर मर्फ्स को बताता है कि किताबें भूत की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। और वो एक सिक्का उछालता है और वो मिट्टी से बनी एक लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है कि ये एक मैसेज है जो कि बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज करने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड भी एक शैली है जिससे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं मार्केट में हूँ तब आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे मैं मार्केट में हूँ, पर बाइनरी कोड से आप ये पूरा मैसेज 1 और 0 नंबर के कॉम्बिनेशन से ये पूरा मैसेज भेज सकते हैं। कूपर ये समझ जाता है कि धूल से भरी हुई बड़ी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। और अब कूपर उस मैसेज को डिकोड करता है और फिर डिकोड करने के बाद उसे ये एक लोकेशन का पता चलता है। तब वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है। तब उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। और फिर अगले सीन में हमें बताते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहाँ पर ही मौजूद होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर बेन भी वहाँ पर होते हैं। कूपर नासा में पहले से काम कर चुका होता है, इसीलिए वो प्रोफेसर ब्रायन को पहले से ही पहचानते थे और सब यही जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में आखिर पता कैसे चला, क्योंकि ये एक खुफिया जगह होती है और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कूपर बोलता है कि जिस वजह से मुझे इस जगह का पता चला है ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है कि ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ का पता चला। वहाँ पर बैठा एक आदमी तभी उनसे पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे।
कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। उसे डर भी होता है। तभी वो कहता है कि मुझे से आपको वादा करना होगा कि आप मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रेन हंसते और बोलते हैं कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और ब्रेन साथ में नासा में काम कर चुके हैं, लेकिन कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट्स थे वो सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुके हैं। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है। ये पूरी दुनिया भूख से परेशान है और लोगों को ये पता चलेगा कि नासा अब भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, तब लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर बेन कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। हम पहले ही बहुत सारी फसलों को खो चुके हैं और अब बची कुची कुछ फसलें वो भी अब जल्द ही खत्म हो जाएंगी और फिर धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और कुछ ही टाइम में धरती से ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। तभी कूपर बोलता है कि धरती को बचाने के लिए कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होंगी। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि कूपर अब हमें धरती को बचाना नहीं है, बल्कि इसे अब छोड़कर हमें जाना होगा। तभी प्रोफेसर कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंडोरेंस नाम का नासा का एक स्पेसशिप है और अभी भी हमारे पास कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को ये बताते हैं कि सैटर्न ग्रह के नज़दीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वार्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें करोड़ों खरबों का तारे और असंख्य ग्रह है और इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, पर इंसान को वहाँ तक पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ये समझ ले कि वार्म होल होता क्या है। वार्म होल की थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी है। जैसे कि एक पहाड़ है, अगर आपको उस पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है तो आपको कई घंटे लग जाएंगे, पर अगर उसी पहाड़ में एक सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उसके दूसरे पार पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक वार्म होल स्पेस में इसी तरह है कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक शॉर्टकट हो, और ऐसा भी कहा जाता है कि वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल भी करा जा सकता है। प्रोफेसर ब्रायन कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट्स को वार्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ पर ऐसे ग्रह को ढूंढना है जो कि इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज़्यादा दूर ना हो, और उन सबके पास एक रोबोट है, और जब उन्हें ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ इंसान रह सकता है तब वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और हमें यहाँ पर उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उसमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी 3 अलग अलग ग्रहों का, लेकिन उन तीनों ग्रह पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल्स है। तो इसलिए एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट्स पर उन्हें भेजा जा रहा है। तो उन तीनों में से अगर कौन सा भी एक ऐसा ग्रह है जिस पर इंसान आराम से रह सकता है, तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रायन के पास 2 प्लान हैं। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रायन ग्रेविटी को समझने और उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो वो एक स्पेस स्टेशन की मदद से पूरी मानव जाति को उस स्पेस स्टेशन की मदद से वहाँ पर भेज देंगे जो कि रहने लायक ग्रह है। इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी हुआ है, और वो स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर ब्रायन खड़े हैं। दरअसल ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इसे एक अंतरिक्ष यान भी कहा जा सकता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान आखिर अंतरिक्ष में जाएगा कैसे। तो इसी ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर वो अभी काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी को कुछ देर के लिए ऑफ कर दिया जाए तभी इस विशाल यान को अंतरिक्ष तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और फिर इसके बाद इसे बस दिशा दिखाने की जरूरत है, और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो यह है प्लान नंबर 1। तब प्लान नंबर 2, अगर प्लान नंबर 1 पूरा नहीं हो पाता और ऐसा प्लेनेट ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, तब इंसान अपने साथ 5000 ड्रोन ले जाएगा। ड्रोन मतलब इंसान के डीएनए, और इन ड्रोन के जरिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और साथ ही इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है।
ये तय है कि धरती की लाइन अब सही नहीं है और आने वाले समय में सभी लोग मर जाएंगे। प्रोफेसर ब्रायन कूपर को ये बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और तुम एक पायलट हो। और कूपर तभी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है। लेकिन इस बात से उसकी बेटी मर्फ बहुत नाराज़ है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी एक ऐसे मिशन पर जाए कि जहाँ पर जान का खतरा हो और वहां से आने का कुछ पता ही ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बताता है कि मैं जा रहा हूँ। और उसे मर्फ कहती है कि मैं बहुत नाराज हूँ और मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था उस सब का मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है कि स्टे और उसका मतलब है कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे घड़ी देकर जाता है और कहता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेंगी और ये दोनों घड़ियां अपने लिए अलग अलग काम करेंगी क्योंकि वो अंतरिक्ष में जहाँ पर जा रहे हैं उन्हें पता है कि वक्त की रफ्तार वहाँ पर कम होगी और पृथ्वी पर वक्त की रफ्तार ज्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद मैं जब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ और शायद मेरी उम्र इतनी ही रहे जैसे लगभग जैसे अभी है। तभी कूपर और उसकी पूरी टीम वार्म होल से होते हुए दूसरे हो गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो तीनों ग्रह है और उस ब्लैक होल का नाम होता है गार्गेनुआ। और जो तीन ग्रह है जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं और वो तीनों भी इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह लगाते हैं जैसे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और अब जो स्पेसशिप के जो सबसे नजदीक प्लेनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लेनेट। तभी उनकी टीम ये डिसाइड करती है कि हम सबसे पहले इसी जगह पर जाएंगे, इसी प्लेनेट पर जाएंगे। लेकिन ये वाला प्लेनेट ब्लैक होल से भी सबसे ज्यादा नजदीक होता है तो यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर का होगा। अब मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं। ब्लैक होल स्पेस में होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो वो उसको अपने अंदर खींच लेती है यानी समा लेती है। सपोज अगर सूरज भी इनकी रेंज में आ गया तो ये उसको भी निगल जाएगा। और यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए आप इसके जितने नजदीक जाओगे उतनी ही समय की रफ्तार कम हो जाएगी। और यही कारण होता है कि उस प्लेनेट पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के मुकाबले में बराबर हो। अब ये मिलर के प्लेनेट पर जाने की तैयारी करते हैं लेकिन तभी उनका एक साथी रोमली बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और साथ ही उसकी इक्वेशन को समझने की भी कोशिश करूंगा। और फिर बाकी के 3 लोग मिलर के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर पूरे प्लेनेट पर 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर पूरी जिंदगी संभव है ही नहीं। मिलर जिसने इस प्लेनेट पर लैंड किया था वहां पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसे सिग्नल मिलते थे। तभी कूपर उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो और वो तभी कहती है कि पहाड़ों की तरफ और वो उस तरफ जाने लगती है। और तभी कूपर उसे ध्यान से देखता है तभी वो बोलता है कि वो पहाड़ नहीं लहरें होती है जो कि बादलों को छू रही होती है। और यहाँ पर इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए पानी को इतने ऊपर उठा देती है। और फिर वो एमिलिया को चिल्लाकर बताता है कि वो पानी की लहरें है, तुम वापस आओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है लेकिन वहाँ पर मौजूद एक रोबोट उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले जाता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है। और फिर उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में के इंजन में पानी भर जाता है और फिर वो स्टार्ट नहीं होता और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लेनेट से निकलने में 3 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। और वो जब अपने मेन स्पेसशिप में आते हैं जो कि अंतरिक्ष में होता है जिसका नाम है एंडोरेंस, तब वो वहाँ पर आकर देखते हैं कि जो उनका साथी वहाँ पर रह गया था वो तो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि अब तुम वापस आओगे। तभी कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए। वो कहता है कि 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो ये बताता है कि आप सभी के घर के लोगों से मैसेज आए कि उन्हें देख लो। और तभी कूपर वापस जाता है तब उसके लिए ढेर सारे मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि अब दादाजी यानी कि कूपर के पिताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। और वो ये भी बताता है कि मेरी शादी हो गई है और अब मेरे बच्चे भी है। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद भी मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है क्योंकि वो उनसे नाराज थी और वो उस रिकॉर्ड को उस दिन रिकॉर्ड करती है जब उसका जन्मदिन होता है। क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूं जब
तुम मेरी उम्र की हो जाओ। तो अब कूपर उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर धरती से निकला था, और इसीलिए मर्फ अपने पिता के लिए इस मैसेज को रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो अब प्रोफेसर ब्रायन के साथ नासा में काम करती है। तो अब ये बताते हैं कि बचे हुए तीनों भी ये प्लेनेट का डिसाइड करते हैं कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट्स में से अब किस प्लैनेट पर जाया जाए। कूपर और रोमली ये बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो उनके स्पेसशिप के बहुत ही पास का एक प्लैनेट है। लेकिन एमिलिया बोलती है कि एडमिट के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा आया है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो चाहती है कि हम उस प्लैनेट पर जाए। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो एडमिट से प्यार करती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनके पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा कि ये दोनों प्लैनेट्स पर विजिट कर सके। इसीलिए अब ये डिसाइड करते हैं कि अब ये मैन के प्लैनेट्स पर जाएंगे। ये लोग मैन के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चेम्बर में सोया हुआ होता है। और फिर वो उसे स्लीपिंग चेम्बर में उठाते हैं और तभी वो उनसे कहता है कि अगर आपको इसका आगे का पार्ट जानना हो तो इंटरस्टेलर के पार्ट 2 में आपको मिलेगा, जिसकी वीडियो मैंने बना कर रखी है। अगर आप चाहो तो इसके आगे का वीडियो उस पार्ट में देख सकते हो, यानी उस वीडियो में पूरी तरह से देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही थी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट मैंने क्रिएट करा हूँ एक अलग वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय। सब्सक्राइब भी कर दो भाई।